अक्सर आप लोगों ने एम लक्ष्मीकांत किताब के बारे में सुना होगा और ये भारत की राज्य व्यवस्था के लिए रहती है। और एम लक्ष्मीकांत इसके राइटर यानी कि लेखक हैं और खासकर उन लोगों के द्वारा इस किताब का नाम लिया जाता है जो सिविल सर्विस एग्जाम यानी कि यूपीएससी एग्जाम या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं या तैयारी करवाते हैं। तो आप लोगों को सुझाव देते हैं कि आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को जरूर पढ़ें। और एक बात बता दूं आपको कि एम लक्ष्मीकांत साहब है ना, जो इन्होंने ये किताब सिविल सेवा और स्टेट पीसीएस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिखी है और इसलिए आप देखेंगे कि ये किताब पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगर हम एम लक्ष्मीकांत साहब की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए एक लेखक, सलाहकार और प्रशिक्षक हैं। और भारतीय राजनीति पुस्तक लिखने के अलावा उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, भारत में शासन और सीएसई परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए लोक प्रशासन पुस्तक भी लिखी हुई है। और एम लक्ष्मीकांत ने 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की हुई है और उसके बाद हैदराबाद में अपनी खुद की यूपीएससी कोचिंग अकादमी इन्होंने लक्ष्मीकांत आईएएस शुरू की हुई थी और उनके पास सिविल सेवा अभ्यर्थियों को कोचिंग देने का काफ़ी अनुभव भी है। तो ये तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, जो डाउट आता है ना कि ये पढ़ना जरूरी है, तो बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। अगर मेरी तरफ से कहें तो बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितने टाइम में पढ़ना चाहिए आपको, कौन सा संस्करण, कौन सा एडिशन पढ़ना चाहिए, क्या यूपीएससी के लिए एम लक्ष्मीकांत की ये किताब पर्याप्त है, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। आपका भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स में आप देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस किताब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखिए मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में भी आप लोगों को ये किताब काफ़ी मदद पहुंचाती है। तो देखते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं और इस पर एम लक्ष्मीकांत किताब पर काफ़ी मीम्स भी बनती रहती हैं, आप लोग अक्सर देखते भी रहते होंगे। तो देखिए, संस्करण की अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी परीक्षा के लिए लक्ष्मीकांत पुस्तक का नवीनतम जो संस्करण है ये अध्ययन के लिए सबसे अच्छा है और नवीनतम संस्करण में यूपीएससी परीक्षा के लिए अद्यतन सामग्री है जो उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और लक्ष्मीकांत राजनीति आवेदकों को परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के सक्षम होने के लिए अवधारणाओं को बढ़ाने, उन्नत करने में सहायता भी करेगी। और बात आती एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए पर्याप्त है, तो एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी परीक्षा के लिए पर्याप्त है क्योंकि भाषा स्पष्ट और समझने में आसान है। केवल लक्ष्मीकांत पॉलिटी ही आपको प्रीलिम्स पॉलिटी सेक्शन में पूर्ण स्कोर के करीब पहुंचा सकती है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, याद रखिएगा। कितने दिन में कवर हो जाएगी, तो आपके पढ़ने पर आप देखते हैं कि निर्भर करता है कि कितने दिन में आप खत्म कर पाते हैं, लेकिन मोटा मोटा कहें तो 1 महीना 30 दिन में आराम से खत्म कर सकते हैं। एक और सवाल आप लोग पूछते हैं, क्या मैं एनसीईआरटी से पहले लक्ष्मीकांत पढ़ सकता हूं? तो लक्ष्मीकांत का संदर्भ लेने से पहले उम्मीदवारों को भारतीय राजनीति की मूल अवधारणाओं का गहन ज्ञान और समझ होनी चाहिए। संक्षेप में, उम्मीदवारों को बेहतर ढंग से समझने और समझने के लिए लक्ष्मीकांत के साथ शुरुआत करने से पहले बुनियादी और मौलिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए। और ये बात मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि समय रहते हुए एनसीईआरटी की किताबें आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और ये एनसीईआरटी की किताबें आप लोगों को समझाती हैं, आपका बेस मजबूत करती हैं। कहते हैं कि बाकी किताबें आपको बताती हैं, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें आपको समझाती हैं। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें समय रहते हुए आप लोग पढ़ लें, जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। ये 7वां संस्करण है और देखिए नया ही एडिशन पढ़ा करिएगा, क्योंकि जो नया आ रहा है कुछ तो अपडेट करके आ रहा होगा ना। भारत की राज्य व्यवस्था, सिविल सेवा और राज्य सेवा परीक्षा हेतु ये आप देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा है। 7वें संस्करण की प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना को जरूर पढ़ा करिएगा और जिस लेखक के द्वारा ये किताब लिखी जाती है, कोई भी किताब, उसके बारे में पढ़ा करिएगा। और देखिए, किताब पढ़ने का एक तरीका होता है। कभी भी कोई भी किताब आप लेके आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो पहली बार नॉर्मल तरीके से
उसको रीडिंग किया करिएगा, उसके एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक पेज को पढ़ते हुए नॉर्मल निकाल जाया करिएगा। भारी भरकम बोझ लेकर मत पढ़ा करिएगा। एक दो बार इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे ना तो सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे भारतीय राजनीति पर व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली इस पुस्तक का पूरी तरह से संशोधित, विस्तृत और अद्यतन संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए खुशी हो रही है। ये कौन बोल रहे हैं? एम लक्ष्मीकांत साहब बोल रहे हैं। 2011 और 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने क्रमशः प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के स्वरूप और पाठ्यक्रम को बदल दिया। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न 2011 में बदला था और मुख्य परीक्षा का 2013 में बदला था। दोनों ही बार भारतीय राज्य व्यवस्था का दायरा काफी बढ़ाया गया और इसलिए पुस्तक का यह नया संस्करण अब अधिक प्रासंगिक है और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की विस्तारित आवश्यकताओं को पूरा करना है। और पुस्तक के इस संस्करण के संशोधन और अद्यतनीकरण के दौरान विषय से संबंधित विभिन्न नए विकासों जैसे हालिया संवैधानिक संशोधन हो गए, संसदीय कानून, कार्यकारी निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखा गया है। और इस संस्करण में परिवर्तन क्या हुआ है तो आप देखिए 12 नए अध्यायों का समावेश हुआ है, एक नया परिशिष्ट का समावेश, 2020 और 21, 22 और 23 के प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर सहित समावेश किया गया है इस किताब में। 2020, 2021 और 2022 के मुख्य प्रश्नों का समावेश भी देखने को मिलेगा और यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों के वर्षवार विभाजन का अद्यतन रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया इस किताब में। कई विषयों पर अतिरिक्त अद्यतन सामग्री का समावेश भी किया गया है और विभिन्न अध्यायों में नए विषयों का समावेश भी किया गया है। नए अध्याय कौन कौन से हैं तो इसमें संविधान की अवधारणाएं, उपभोक्ता आयोग, संवैधानिक विधि की संरचना, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय विधिक परिषद, भारत का विधि आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, ऐतिहासिक निर्णय और उनका प्रभाव, संवैधानिक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत। और आप देखिए विस्तृत के संविधान, नया परिशिष्ट तो अनुच्छेदों के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन इसमें जोड़ा गया है। अगर हम प्रथम संस्करण की प्रस्तावना की बात करें तो उच्च प्रशासनिक सेवाओं के अभ्यर्थियों के समक्ष इस पुस्तक को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ये पहले संस्करण की प्रस्तावना है। यह पुस्तक उन अभ्यर्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से लिखी गई है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। यह पुस्तक इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र के भारतीय राज्यव्यवस्था वाले खंड को पूर्ण रूप से कवर करती है। जो भारतीय राज्यव्यवस्था वाला खंड रहता है ना उसे कवर करती है। और इसके अलावा यह पुस्तक कई वैकल्पिक विषयों जैसे आप देखते हैं कि लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान आदि के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। और यह पुस्तक पाठकों को विषय की विस्तृत एवं संपूर्ण जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी। और इसमें विषय के सभी आयामों, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक को सम्मिलित किया गया है। और सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव इस पुस्तक के लेखन में मेरे लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है, अत्यंत सहायक भी सिद्ध हुआ है, एम लक्ष्मीकांत साहब कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि पुस्तक की पाठ सामग्री को प्रमाणिक, प्रासंगिक एवं अद्यतन बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या भारत की संविधान सभा में हुई बहसों एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। प्रस्तुति को ज्यादा स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने हेतु मैंने तालिकाओं का भी उपयोग किया है। पुस्तक के अंत में दिए गए परिशिष्ट संदर्भ भाग के रूप में काम करेंगे। और इस पुस्तक के पाठकों के रचनात्मक सुझाव एवं विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। कौन कह रहा है? एम लक्ष्मीकांत साहब कह रहे हैं। और देखिए ये आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन लोगों ने इनकी मदद की हुई है। बहुत सारी साइटों से आप देखते हैं मैंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी, डेटा, वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट, समिति आयोग रिपोर्ट का भी उपयोग किया है, उन्हें भी इसमें शामिल किया है। अब आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रश्नों का वर्षवार विभाजन, ये प्रारंभिक परीक्षा में। ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, साक्षात्कार 3 स्टेज में होता है ना। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें आप देखते हैं कि पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और पहले प्रश्न पत्र पहला भी कह देते हैं। दूसरा सी सेट का होता है, सामान्य अध्ययन द्वितीय कह देते हैं आप लोग। तो पहले पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें आप देखेंगे कि 2010 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप देखेंगे किससे?
भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस में से। 2011 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2020 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2013 में 18 क्वेश्चंस, 2014 में 13 क्वेश्चंस, 2015 में 15 क्वेश्चंस, 2016 में 6 क्वेश्चंस, 2017 में 22 क्वेश्चंस, 2018 में 15 क्वेश्चंस, 2019 में 15, 2020 में 18, 2021 में 18 क्वेश्चंस आए हुए थे, 2022 में 11 क्वेश्चंस और 2023 में 16 क्वेश्चंस थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। और वर्ष 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के स्वरूप और पाठ्यक्रम को बदल दिया। नई योजना में भारत की राज्य व्यवस्था का अनुभाग का नाम बदलकर भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन कर दिया है और इसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि शामिल हैं। साथ ही अब प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक, पहले 1 अंक का होता था। तो उन्हीं की बात हो रही है। तो आप लोग कह सकते हैं कि 15-16 क्वेश्चन लगभग औसत पूछे जाते हैं और 15-16 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, बड़ी संख्या होती है। अगर हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर अंकों का वर्षवार विभाजन देखें मुख्य परीक्षा में, तो जो सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय है ना, उसकी बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि अंकों के हिसाब से देखते हैं 250 अंक का रहता है। इसमें से आप देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना वेटेज रहता है। तो 2010 में 66 नंबर, 2011 में 111 नंबर, 2012 में 47 नंबर, 2013 में 100 नंबर, 2014 में 88 नंबर, 2015 में 100 नंबर, 2016 में 112 नंबर, 2017 में 110 नंबर, 2018 में 125 नंबर, 2019 में 125 नंबर, 2020 में 125 नंबर, 2021 में 125 नंबर, 2022 में आप देखेंगे 125 नंबर। यानी कि आपको समझ में आ रहा है, जो आपका मुख्य परीक्षा का द्वितीय पेपर है, सामान्य अध्ययन द्वितीय, समझ रहे हैं, उसमें 250 नंबर का रहता है, जिसमें से आप देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था 125 नंबर की आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वर्ष 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के स्वरूप, पैटर्न और पाठ्यक्रम को बदल दिया। नई योजना में शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर एक अलग पूर्ण पेपर पेश किया है। इसके 250 अंक होते हैं और 250 में से आप देखते हैं कि 125 नंबर का अकेला भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना जरूरी है और एम लक्ष्मीकांत किताब पढ़ना भी जरूरी है। इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम की बात करें, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का देखते हैं और प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। इसमें आप देखते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, इसमें आप देखिए संविधान हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, पंचायती राज हो गया, सार्वजनिक नीति हो गया, अधिकार मुद्दे हो गए। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करें, मेन एग्जाम की, तो प्रश्न पत्र 2 में पूछा जाता है सामान्य अध्ययन द्वितीय में, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर की बात हो रही है। इसमें आप देखिए शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय, समझ रहे हैं आप लोग, उससे सिलेबस पढ़िए तो यही लिखा हुआ है। इसमें आप देखते हैं कि भारतीय संविधान, इसमें ऐतिहासिक आधार हो गया, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, संघ और राज्यों की कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों, विवाद निवारण तंत्रों और संस्थानों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियों और विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, सरकार की कार्यपालिका और न्यायपालिका, मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, दबाव समूह, औपचारिक, अनौपचारिक संघ और राज्य व्यवस्था में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। और आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, विकास प्रक्रियाएं, विकास उद्योग,
गैर सरकारी संगठन हो गए, SHG हो गए, विभिन्न समूह और संघों, दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, गरीबी, भुखमरी से संबंधित मुद्दे, शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, क्षमता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत और उसके पड़ोसी संबंध, भारत से जुड़े या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते, विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का भारत के हितों, प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, मंच और उनकी संरचना और अधिदेश। तो इस तरह से आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर होता है ना, जो सामान्य अध्ययन का जनरल स्टडीज सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, तो उसका सिलेबस है। यह पुस्तक विशेष रूप से भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विषय पर केंद्रित है और इसमें वे विषय शामिल नहीं है जो लक्ष्मीकांत की भारतीय शासन पुस्तक में शामिल है। ये बात जरूर इस लाइन को याद रखिएगा। यह पुस्तक विशेष रूप से भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर केंद्रित है और इसमें वे विषय शामिल नहीं है जो लक्ष्मीकांत की भारतीय शासन पुस्तक में शामिल है। अब हम लोग बात करते हैं विषय सूची की कि उसमें इस किताब में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इस किताब में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। 7वें संस्करण की प्रस्तावना पढ़ी ली, प्रथम संस्करण की प्रस्तावना देख ली आप लोगों ने, संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर प्रश्नों का जो बरसवार विभाजन रहा है सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में, उसे देख लिया आप लोगों ने। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था पर अंकों का जो वर्षवार विभाजन रहा है मुख्य परीक्षा में, उसे देख लिया है। संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम आप लोगों ने देख लिया है। अब इसमें आप देखते हैं कि आप लोग भाग 1 में संवैधानिक ढांचा देखेंगे आप लोग, और इसमें ये चैप्टर आप लोग कह सकते हैं। इसमें पहला आप देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ताज का शासन 1858 से 1947 तक। फिर आप लोग संविधान का निर्माण देखेंगे दूसरे चैप्टर में आप लोग, और इसमें संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान का प्रस्ताव में आना, संविधान का परिवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना और आवश्यक तथ्य आप लोग देखेंगे इसमें। फिर आप लोग देखेंगे इसमें संविधान का हिंदी पाठ देखेंगे आप लोग। फिर तीसरा चैप्टर आ जाएगा, इसमें संविधान की अवधारणा के बारे में आपको पढ़ना है। अर्थ हो गया, कार्य हो गया, विशेषताएं हो गई, वर्गीकरण हो गया, संविधानिकता और संविधानिक सरकार के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर आ जाएगा, इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखेंगे, संविधान की विशेषताएं, संविधान की आलोचना, ये पढ़ेंगे आप लोग। फिर आपका 5वां चैप्टर आ जाएगा संविधान की प्रस्तावना, इसमें संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु देखेंगे, प्रस्तावना के तत्व देखेंगे, प्रस्तावना में मुख्य शब्द देखेंगे, प्रस्तावना का महत्व देखेंगे, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग 6वां चैप्टर आ जाएगा संघ एवं इसका क्षेत्र, इसमें राज्यों का संघ पढ़ेंगे, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव देखेंगे आप लोग। फिर आप देखें 7वां चैप्टर आ जाएगा, इसमें नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, इसका अर्थ देखेंगे, महत्व देखेंगे, एकल नागरिकता देखेंगे, संवैधानिक उपबंध देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी भारतीय नागरिकता के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, 8वां चैप्टर रहेगा ये। मूल अधिकारों की विशेषताएं, राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट प्रकार एवं क्षेत्र, सशक्त बल एवं मूल अधिकार, मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। और कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव देखेंगे आप लोग, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति देखेंगे, मूल अधिकारों की अपवाद देखेंगे, मूल अधिकारों की आलोचना देखेंगे, मूल अधिकारों का महत्व देखेंगे,
भाग 3 के बाहर जो अधिकार दिए गए उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसमें। फिर आप देखेंगे कि आपका 9वां चैप्टर आ जाता है। इसमें आप राज्य की नीति निर्देशक तथ्य है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि निर्देशक तत्वों की विशेषताएं देखेंगे, निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, नए निर्देशक तत्व, निर्देशक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति, निर्देशक तत्वों की आलोचना, निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों में टकराव, निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन। भाग 4 से बाहर के निर्देश आप लोग देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे फिर मूल कर्तव्य आ जाता है 10वें चैप्टर में। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें देखेंगे, मूल कर्तव्यों की सूची देखेंगे, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देखेंगे, मूल कर्तव्यों की आलोचना देखेंगे, मूल कर्तव्यों का महत्व देखेंगे, बर्बा समिति की टिप्पणियां जो रही हैं उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग संविधान का संशोधन है जो, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें संशोधन प्रक्रिया देखेंगे, संशोधनों के प्रकार देखेंगे, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना जो की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। और संविधान की मूल संरचना 12वां चैप्टर, ये भी देखेंगे। मूल संरचना का प्रादुर्भाव, मूल संरचना के तत्व आप लोग देखेंगे। फिर भाग आपका 2 आ जाता है, भाग 2। इसमें सरकार की प्रणाली, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप देखते हैं कि आपका 13वां चैप्टर है, संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय सरकार की विशेषताएं देखेंगे, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे, संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष, संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद आप लोग पढ़ेंगे। फिर आपका 14वां चैप्टर आ जाता है, ये संघीय व्यवस्था। संविधान की संघीय विशेषताएं क्या है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग 15वें चैप्टर में केंद्र राज्य संबंध देखेंगे, विधायी संबंध हो गया, प्रशासनिक संबंध हो गया और वित्तीय संबंध हो गए। केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि 16वां चैप्टर आता है, ये अंतर्राज्यीय संबंध देखेंगे। इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषदें हो गई, लोक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं देखेंगे आप लोग। फिर अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्षेत्रीय परिषदें देखेंगे आप लोग। इसमें जो आपको 16वां चैप्टर है ना, इसमें क्या क्या पढ़ना है, अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषदें हो गई, लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में। फिर आपका 17वां चैप्टर आ जाता है, इसमें आपातकालीन प्रावधान हो गए, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना किस तरह से की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 3 आ जाता है, इसमें केंद्र सरकार के बारे में। इसमें आप देखिए 18वां चैप्टर है आपका राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अर्हताएं, शपथ, शर्तों के बारे में पढ़ेंगे, पदावधि, महाभियोग और पद रिक्तता, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आपका 19वां चैप्टर आ जाता है, इसमें आप देखें कि उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन, अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें, पदावधि, पद रिक्तता, शक्तियां और कार्य, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना किस तरह से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 20वां आपका चैप्टर आ जाता है प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर आप लोग देखेंगे शपथ, पदावधि हो गई, वेतन हो गए प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां देखेंगे, भूमिका का वर्णन, राष्ट्रपति के साथ संबंध, वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, सामयिक सरकार के बारे में देखेंगे। फिर 21वां चैप्टर आ जाता है, एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद आप पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और उनका वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की भूमिका का वर्णन, आंतरिक किचन कैबिनेट के बारे में सुनते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। फिर आप देखेंगे कि आपका 22वां चैप्टर हो जाता है, आता है, ये आप देखते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं, मंत्रिमंडलीय समितियों की सूची, मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य, मंत्रियों के समूह के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग 23वां चैप्टर आता है, संसद, पार्लियामेंट। इसमें आप देखिए संसद का गठन, दोनों सदनों की संरचना, लोकसभा की चुनाव प्रणाली, दोनों सदनों की अवधि, संसद की सदस्यता,
संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद में नेता, संसद के सत्र, बहुमत के प्रकार, संसदीय कार्यवाही के साधन, इन सब के बारे में आप देखेंगे। संसद में विधायी प्रक्रिया, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद में बजट, संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका, संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता, राज्यसभा की स्थिति और संसदीय विशेषाधिकार, संसद की संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। फिर आपका 24वां चैप्टर आ जाता है। इसमें आप संसदीय समितियाँ हो गया, इसमें अर्थ हो गया, वर्गीकरण, वित्तीय समितियाँ, विभाग से संबंधित समितियाँ, जांच समितियाँ, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियाँ, सदन के दिनादिन के कामकाज से संबंधित समितियाँ, गृह व्यवस्था समितियाँ, सलाहकार समितियाँ। फिर आपका 25वां चैप्टर आता है और इसमें आप लोग भारतीय संसदीय समूह के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसदीय समूह, आईपीजी का औचित्य, आईपीजी का गठन, आईपीजी के उद्देश्य, आईपीजी के कार्य, संसदीय मैत्री समूह, आईपीजी और अंतर संसदीय संघ, आईपीजी एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर आप लोग 26वां चैप्टर में, इसमें आप लोग उच्चतम न्यायालय, इसमें संरचना और नियुक्ति, अर्हताएं, शपथ और वेतन, कार्यकाल और निष्कासन, कार्यकारी तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्थान और प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे 26वें चैप्टर में। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय और अमेरिका उच्च न्यायालय की तुलना आप लोग देखेंगे। इसमें बड़ा मजा आएगा आपको पढ़कर, इतना यकीन रखिएगा। बड़ा अच्छे, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लगती है। 27वां चैप्टर आएगा, इसमें न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का अर्थ, न्यायिक समीक्षा का महत्व, न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान, न्यायिक समीक्षा का विषय क्षेत्र, नवी अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। फिर 28वां चैप्टर आता है, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का अर्थ, न्यायिक सक्रियता के पहलू, न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का औचित्य, न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक, न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। ये 28वां चैप्टर है। फिर आप देखिए 29वां चैप्टर आ जाता है, जनहित याचिका। PIL का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ देखेंगे। PIL की विशेषताएं, PIL का विषय क्षेत्र, PIL के सिद्धांत, PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश देखेंगे आप। फिर भाग 4 आ जाता है, राज्य सरकार के बारे में, और इसमें 30वां चैप्टर, कौन सा, 30 चैप्टर, राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यताएं, शपथ, शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल के कामकाज के मुद्दे आप देखेंगे इसमें। मुख्यमंत्री फिर आ जाता है 31वां चैप्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे आप। शपथ, कार्यकाल, वेतन के बारे में, मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां, राज्यपाल के साथ संबंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर 32वां चैप्टर आ जाता है, राज्य मंत्रिपरिषद। इसमें संवैधानिक प्रावधान, मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की शपथ और वेतन, मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का गठन, कैबिनेट, कैबिनेट समितियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग 33वां चैप्टर, राज्य विधानमंडल। इसमें आप देखिए राज्य विधानमंडल का गठन, 2 सदनों का गठन, दोनों सदनों का कार्यकाल, राज्य विधानमंडल की सदस्यता, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, राज्य विधानमंडल सत्र, विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया, विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित, विधायी प्रक्रिया की तुलना, विधान परिषद की स्थिति, राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार देखेंगे आप लोग। फिर आप देखेंगे 34वां चैप्टर आता है, इसमें उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। इसकी संरचना, नियुक्ति, योग्यताएं, शपथ और वेतन, कार्यकाल, निष्कासन, स्थानांतरण, कार्यकारी, अतिरिक्त और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां देखेंगे आप। फिर 35वां चैप्टर आ जाता है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय, संवैधानिक उपबंध, संरचना एवं अधिकार क्षेत्र पढ़ेंगे आप। फिर 36वां चैप्टर आ जाता है, अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों के लिए अधिकरण। फिर 37वां चैप्टर, उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे 38वां चैप्टर, इसमें लोक अदालत एवं अन्य न्यायालय, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, स्थायी लोक अदालतें, परिवार न्यायालय, ग्राम न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि भाग 4 आ जाता है, स्थानीय सरकारों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें 39वां चैप्टर है आपका, पंचायती राज, पंचायती राज का विकास, 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अनिवार्य एवं शैक्षिक प्रावधान, 1996 का पैसा अधिनियम, विस्तार अधिनियम, पंचायती राज के वित्तीय स्रोत, अप्रभावी निष्पादन के कारण,
फिर 40वां चैप्टर आता है नगर निगम से संबंधित है। इसमें नगर निकायों का विकास 1992 में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। शहरी शासनों के प्रकार, नगर पालिका कर्मी, निगम राजस्व, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर भाग आप देखेंगे कि 6 आ जाता है आपका। भाग 6 में आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र, इसमें आप देखते हैं कि 41वां चैप्टर है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, संघीय क्षेत्रों, संघ शासित प्रदेशों के लिए सलाहकार समितियां देखेंगे। फिर आप लोग 42वां चैप्टर आ जाता है, ये अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। इसमें आप देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन आप देखेंगे। फिर आप देखते हैं कि भाग 7वां आ जाता है, इसमें संवैधानिक निकाय देखेंगे आप लोग। भाग 7 में इसमें 43वां चैप्टर है, आप देखिए निर्वाचन आयोग, इसकी संरचना, स्वतंत्रता, शक्ति और कार्य, दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर 44वें चैप्टर में आप लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना, निष्कासन, स्वतंत्रता, कार्य, सीमाएं, भूमिका देखेंगे। 45वें चैप्टर में आप लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे, संरचना हो गई, निष्कासन हो गया, स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे और इसके कार्य, सीमाएं, भूमिका। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, 2 राज्यों के लिए जो देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। फिर आप लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे 46वें चैप्टर में, इसकी संरचना, कार्य, सलाहकार, भूमिका देखेंगे। 47वें चैप्टर में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में देखेंगे, इसकी स्थापना हो गई, दृष्टि और लक्ष्य, संरचना, कामकाज, कार्य, अन्य कार्य पढ़ेंगे आप। 48वां चैप्टर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, उदय, इसका कार्य, प्रतिवेदन, शक्तियां देखेंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग है ना, इसके कार्य, अन्य कार्य देखेंगे आप, प्रतिवेदन, शक्तियां देखेंगे। 50वें चैप्टर में आप लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, स्थापना हो गई, कार्य हो गए, प्रतिवेदन हो गए, शक्तियां हो गई। फिर आप लोग 51वां चैप्टर आता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, संवैधानिक उपबंध हो गए, संवैधानिक उपबंध हो गए। फिर आप देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, भूमिका, दृष्टि एवं लक्ष्य, कार्य एवं उद्देश्य। बावनवां चैप्टर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति, कार्यकाल, स्वतंत्रता, कर्तव्य, शक्तियां, भूमिका, सीएजी तथा निगम, एप्पल बाई की आलोचना, चुनौतियां देखेंगे आप। फिर आप देखेंगे 53वां चैप्टर, इसमें भारत की महान्यायवादी के बारे में, नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियां, अधिकार एवं मर्यादाएं, भारत का महाधिवक्ता देखेंगे। फिर 54वां चैप्टर आता है राज्य का महाधिवक्ता, इसमें नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गया, अधिकार एवं शक्तियां देखेंगे। फिर आप देखेंगे 55वां चैप्टर आता है संवैधानिक विधि की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। 55वें चैप्टर में क्या पढ़ोगे? संवैधानिक विधि की संरचना के बारे में, संगठन, नियुक्ति, आयु, शपथ, कार्यकाल, वेतन। और फिर आप देखेंगे त्याग पत्र, निष्कासन एवं विघटन, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। फिर आप देखते हैं कि भाग 8 आ जाता है आपका गैर संवैधानिक निकाय, इसमें आप देखते हैं कि 56वां चैप्टर है नीति आयोग, स्थापना, तर्काधार, संरचना, उद्देश्य, कार्य, मार्गदर्शक, सिद्धांत, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, स्वायत्त और संलग्न निकाय, पूर्ववर्ती योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका 57वां चैप्टर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना, संरचना हो गया, कार्य प्रणाली, भूमिका, समस्याएं, ये सब पढ़ेंगे। 58वें चैप्टर में आप लोग राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, स्थापना, संरचना, कार्यप्रणाली, प्रणाली, मानवाधिकार न्यायालय और 2019 का जो संशोधन अधिनियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप लोग 59वां चैप्टर, इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, स्थापना हो गई, संरचना हो गई, कार्य, शक्तियां, कार्यचालन, पारिवारिक महिला लोक अदालत देखेंगे। फिर 60वां चैप्टर आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ेंगे, स्थापना, संरचना, कार्य, शक्तियां, कार्यचालन, अन्य अधिनियम के तहत कार्य, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग, बच्चों के न्यायालय देखेंगे। फिर आप लोग 61वें
चैप्टर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना, संरचना, कार्य, शक्तियाँ, रिपोर्ट देखेंगे। फिर 62वां चैप्टर आता है, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग, संरचना हो गई, कार्यकाल हो गया, सेवा, शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य देखेंगे। फिर आप लोग 63वें चैप्टर में राज्य सूचना आयोग, इसमें संरचना हो गई, कार्यकाल एवं सेवा, शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य। फिर आप देखें सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 को पढ़ेंगे आप लोग। 64वां जो चैप्टर है आपका 64, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना, संरचना, संगठन, कार्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली। 20 व्हीसल विलोवर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, इसके बारे में पढ़ेंगे। 65वां चैप्टर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना, आदर्श वाक्य, उद्देश्य, दृष्टि, गठन, कार्य, पूर्व अनुमति का प्रावधान। CBI बनाम राज्य पुलिस। फिर 66वां चैप्टर आता है लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, विश्व परिदृश्य, भारत में स्थिति, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकायुक्त के बारे में पढ़ेंगे। 67वां चैप्टर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA, इसकी स्थापना, औचित्य, कार्य, लक्ष्य दृष्टि, लक्ष्य, अधिकार क्षेत्र, NIA संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आप देखेंगे। फिर 68वां आपका चैप्टर है, इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्य, अतिरिक्त कार्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। 69वां चैप्टर, इसमें आप देखेंगे कि भारतीय विधिक परिषद, इसमें स्थापना, संरचना, कार्य, राज्य विधिक परिषद, स्टेट बार काउंसिल, अधिवक्ताओं के प्रकार। 70वां, इसमें भारत का विधि आयोग हो जाता है, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अब तक गठित किए गए आयोग, संरचना, कार्य संचालन, भूमिका। 71वां चैप्टर, इसमें भारत का परिसीमन आयोग, परिसीमन का औचित्य, अब तक स्थापित किए गए आयोग, संवैधानिक उपबंध। चौथा परिसीमन आयोग, सिफारिशों का क्रियान्वयन, परिसीमन आयोग 2020, जम्मू और कश्मीर में परिसीमन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि भाग आपका 9 आ जाता है, इसमें अन्य संवैधानिक आयाम जैसे सहकारी समितियां हो गई। 72वां चैप्टर में संवैधानिक प्रावधान, 97वां संविधान संशोधन के कारण, 97वें संविधान संशोधन की संवैधानिक वैधता के बारे में पढ़ेंगे। 73वां आ जाता है चैप्टर राजभाषा, संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका की भाषा एवं विधिक पाठ, विशेष निर्देश, राजभाषा पर संसदीय समिति, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। फिर 74वें चैप्टर में लोक सेवाएं, सेवाओं का वर्गीकरण, संवैधानिक उपबंध। 75वें चैप्टर में आप सरकार के अधिकार तथा दायित्व के बारे में, केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद, लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद, इनके बारे में पढ़ेंगे। 76वां चैप्टर, इसमें विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान का औचित्य, वर्गों का आधार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 77वां चैप्टर आता है, इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए प्रावधान, नागालैंड के लिए प्रावधान, असम, मणिपुर के लिए प्रावधान, आंध्र प्रदेश और अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान, सिक्किम के लिए प्रावधान, मिजोरम के लिए प्रावधान, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए प्रावधान, कर्नाटक के लिए प्रावधान है। फिर आप देखिए भाग 10 आ जाता है राजनीतिक गतिशीलता, इसमें 78वां चैप्टर है राजनीतिक दल, अर्थ एवं प्रकार, भारत में दलीय व्यवस्था, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता। फिर 79वां चैप्टर क्षेत्रीय दलों की भूमिका, विशेषताएं, वर्गीकरण, उदय, भूमिका, इनके बारे में पढ़ेंगे। आकारिता। फिर 80वां चैप्टर आता है निर्वाचन, इलेक्शन, निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव तंत्र, चुनावी प्रक्रिया। फिर आप देखिए 81वां चैप्टर आता है चुनाव कानून, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, परिसीमन अधिनियम 2002, चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम, चुनाव से संबंधित नियमावली, चुनाव से संबंधित आदेश, ये पढ़ेंगे 81वें चैप्टर में। 82वां चैप्टर आता है, इसमें चुनाव सुधार, चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप। 1996 के पहले के चुनाव सुधार, 1996 के चुनाव सुधार, 1996 के बाद के चुनाव सुधार, 2010 से अब तक के चुनाव सुधार, इनके बारे में पढ़ेंगे 82वें चैप्टर में। 83वां चैप्टर, इसमें मतदान व्यवहार, अर्थ, महत्व निर्धारक देखेंगे। 84वें चैप्टर में गठबंधन सरकार, अर्थ, विशेषताएं, गठन, गुण, अवगुण देखेंगे। ये सब बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग एक बार पढ़ के देखिए बस। 85वें चैप्टर में दल बदल कानून,
अधिनियम के उपबंध, अधिनियम का मूल्यांकन, 91वां संविधान संशोधन 2000 अधिनियम 2003। फिर 86वां चैप्टर में दबाव समूह हो गया, अर्थ एवं तकनीक, भारत में दबाव समूह। 27वें चैप्टर में राष्ट्रीय एकता, अभिप्राय, अवरोध, राष्ट्रीय एकता परिषद, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन। 88वां चैप्टर आ जाता है विदेश नीति, सिद्धांत हो गया गुजराल सिद्धांत, भारत का परमाणु सिद्धांत, भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति, भारत की एक्ट ईस्ट नीति। फिर आप लोग भाग 11 आ जाता है संविधान की कार्यप्रणाली। इसमें 89वां चैप्टर है संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसमें कार्य हो गए, ये आप देखेंगे कि चिंता के विषय सिफारिशें हो गई। भाग 11 के बाद 12 भाग आ जाता है निर्णय और सिद्धांत। इसमें आप देखिए कि 90वां चैप्टर है ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय और उनका प्रभाव। रोमेश थापर केस 1950 का, ए.के. गोपालन केस 1950 का, चंबकम दोराय राजन केस 1951 का, शंकरी प्रसाद केस 1951 का, बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 का, के.एम. नानावटी केस 1961, आई.सी. गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। इन सब के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। एडीएम जबलपुर केस 1976, मेनका गांधी केस 1978, बचन सिंह केस 1980, मिनरवा मिल केस 1980, वामन राव केस 1980, साहेबानो केस 1985, डीसी वाधवा केस 1986, एमसी मेहता केस 1986, केहोटो होलोहोन केस 1992 और इंदिरा साइनी केस 1992, मोहिनी जैन केस 1992, उन्नी कृष्णन केस 1993। इन सब केस के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993, एसआर बम्बई केस 1994, विशाखा केस 1997, विनीत नारायण केस 1997, लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन केस 2002, टीएमए पाई फाउंडेशन केस 2002, नवीन जिंदल केस 2004, प्रकाश सिंह केस 2006, एम नागराज केस 2006, आई आर कोएल्हो केस 2007, अरुणा रामचंद्र साहब शानबाग केस 2011, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस 2013, लिली थॉमस केस 2013, टीएसआर सुब्रमण्यम केस 2013, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण केस 2014, श्रेया सिंघल केस 2015, उच्चतम न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015, सायरा बानो केस 2017, के एस पुट्टास्वामी केस 2017, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018, जोसेफ साइन केस 2018, नवतेज सिंह जोहर केस 2018, एम सिद्दीक केस 2019, अनुराधा भासीन केस 2020, राम बाबू सिंह ठाकुर केस 2020, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया केस 2020। ये पढ़ेंगे। फिर 91वां चैप्टर आ जाता है संविधान एक व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत हो गया, अधित्याग का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत, प्रादेशिक साठगांठ का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत, आभासी विधायन का सिद्धांत, निहित शक्तियों का सिद्धांत, अनुसांगिक और सहायक शक्तियों का सिद्धांत, मिसाल का सिद्धांत, कब्जे वाले क्षेत्र का सिद्धांत, भविष्य लक्ष्यी विनिर्णय का सिद्धांत, सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत, उदार व्याख्या का सिद्धांत। फिर आप देखते हैं कि भाग आपका 13 आ जाता है संविधान की तुलना। तो 92वां चैप्टर है विश्व की संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, फ्रांसीसी संविधान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति। ये तुलना करने के लिए है। भारत से आप देखेंगे जापानी संविधान, सोवियत संविधान, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। रूस का संविधान, चीनी संविधान, स्विस संविधान पढ़ेंगे। फिर परिशिष्ट, इसमें परिशिष्ट संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। परिशिष्ट 2, इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की विषय देखेंगे। फिर आप देखिए परिशिष्ट 3 वरीयता क्रम, परिशिष्ट 4 संवैधानिक संशोधन एक नज़र में, परिशिष्ट 5 अनुच्छेदों के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन, परिशिष्ट 6 इसमें आप देखिए भारत की ध्वज संहिता, परिशिष्ट 7 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, परिशिष्ट 8 राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष। फिर प्रश्न देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा 2013 से 2023, प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी प्रयास, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के। ये सब आप देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी यूपीएससी के प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा 2013 से 2020।
प्रश्न पत्र 4 में भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये सब आप लोग देखते रहिए। ये तालिका सूची देख लीजिए। ये आप देखिए, अंतरिम सरकार हो गई, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों के आवंटन, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 में, संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, संविधान सभा की महिला सदस्य, भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता, संविधान सभा के सत्र एक नज़र में देखेंगे, अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण के लिए लिया गया समय, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी पाठ और निरसन से संबंधित अनुच्छेद, संविधान के भागों पर एक नज़र देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र, भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र, संविधान के स्रोत एक नज़र में, 1950 में भारतीय क्षेत्र, 1956 में भारतीय क्षेत्र, वर्तमान में भारतीय क्षेत्र, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में आप देखेंगे, NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर की तुलना देखेंगे, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, मूल अधिकार एक नज़र में, विदेशियों के मूल अधिकार, अनुच्छेद 15 के प्रावधान धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से एक नज़र में, अनुच्छेद 16 के प्रावधान सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता एक नज़र में, अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार और प्रतिबंधों के आधार, अनुच्छेद आप देखेंगे 21 के दायरे का विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण के जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों के मध्यभेद, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास, संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना, संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताएं, केंद्र राज्य विधायी संबंधों से जुड़े अनुच्छेद एक नज़र में देखेंगे, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों से संबंधित अनुच्छेद, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, अब तक गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय परिस्थितियों पर एक नज़र, अंतर्राज्यीय संबंधी अनुच्छेद एक नज़र में, राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन की तुलना, आपात प्रबंधन संबंधी अनुच्छेद एक नज़र में, राष्ट्रपतियों का निर्वाचन 1952 से अब तक, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पर एक नज़र, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, राष्ट्रपति चुनाव 2022, निर्वाचित विधायकों सांसदों के मतों का मूल, उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन 1952 से अब तक, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद, स्थगन बनाम सत्तावसान, निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव, सरकारी विधेयक बनाम गैर सरकारी विधेयक, ये सब देखेंगे आप लोग पढ़ेंगे, साधारण विधेयक बनाम धन विधेयक, राज्यों पे शासन, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद में सीटों का आवंटन, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, लोकसभा की अवधियां, प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक, लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष तक, संसद से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखेंगे। फिर क्या देखोगे, विवाद से संबंधित समितियां उनका अधिकार क्षेत्र, भारतीय एवं अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना, उच्चतम न्यायालय की संरचना से संबंधित अधिनियम, उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देखेंगे, नवी अनुसूची में शामिल अधिकारियों विनियमनों की संख्या, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति की तुलना, अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकारों की तुलना, क्षमादान के मामले राष्ट्रपति राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियाँ, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद, राज्य विधानमंडल संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की तुलना आप लोग देखेंगे, विधानसभाओं और विधान परिषदों की संख्या और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद, राज्य विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की पीठों के नाम और उनका न्याय, कैट की वीटो की सर्किट सेटिंग्स देखेंगे, इसमें आप देखेंगे न्यायाधिकरण से संबंधित अनुच्छेद, उपभोक्ता आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार, पंचायती राज पर अध्ययन दल एवं समितियां, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद, पंचायती राज से संबंधित समितियां, संविधान एकीकरण के बाद स्थानीय नगर शासन विषय पर नियुक्त समितियां आयोग, छावनी बोर्डों का वर्गीकरण, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद, केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक नज़र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में तुलना, संघीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद, जनजातीय क्षेत्रों पर एक नज़र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद,
राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित अनुच्छेद, संघ लोक सेवा आयोगों से संबंधित अनुच्छेद, अब तक गठित वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद, भारत की महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद, राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद, संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद, संगठन के संबंध में संवैधानिक विधि, नियुक्तियों के संबंध में संवैधानिक विधि, आयु के संबंध में संवैधानिक विधि, शपथ के संबंध में विज्ञान संवैधानिक विधि, कार्यकाल से संबंधित संवैधानिक विधि, वेतन के संबंध में संवैधानिक विधि, त्यागपत्र के संबंध में संवैधानिक विधि, निष्कासन विघटन के संबंध में संवैधानिक विधि, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में संवैधानिक विधि, स्टेट बार काउंसिल के नाम और क्षेत्राधिकार, आजादी से पहले की विधि आयोग, अब तक नियुक्त किए गए विधि आयोग, भारत के 21वें विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 2015 से 2018, अब तक गठित किए गए परिसीमन आयोग, राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय, उनके प्रधान नोडल मंत्रालय, सरकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद, भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद, सरकार के अधिकारों एवं दायित्वों से संबंधित अनुच्छेद, विशिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद, राजनीतिक दलों का गठन, लोकसभा चुनाव के परिणाम, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, केंद्र में गठबंधन सरकारें, संशोधनों को असंवैधानिक घोषित करने वाले केस, संवैधानिक संशोधन की ओर ले जाने वाले केस, पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित केस देखेंगे हम। इसमें अधित्याग के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण केस, तत्व और सार के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण केस, आभासी विधायन के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण केस, अनुसांगिक और सहायक शक्तियों के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण केस, सामंजस्य निर्माण के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण केस, और फ्रांसीसी संविधान एक नज़र में जैसा कि अब तक संशोधित है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति से संबंधित संविधान के संशोधन प्रावधान, जापानी संविधान एक नज़र में, चीनी संविधान एक नज़र में अब तक संशोधित, स्विस संविधान एक नज़र में अब तक यथा संशोधित। तो आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से आप देखेंगे ये है एम लक्ष्मीकांत की कहानी। इतना पढ़ना है आप लोगों को और ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हैं। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामना है, ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तब, और बड़ी ईमानदारी से पढ़िए और मॉक टेस्ट देते रहिए, मैं यही कहूँगा। और क्या कह सकते हैं, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद अगर एक किताब पढ़ें तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।